बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है फेस ऑफ एसी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप टॉपिक है। फेस ऑफ एसी से क्या मुराद है कि आप ये देखिए, हमने कल पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल वी नोट साइन ओमेगा टी, और करंट का होता है I इज इक्वल आई नोट साइन ओमेगा टी। तो बेटा इन दोनों फार्मूलाज में जो थीटा इज इक्वल टू मेगा टी जो है ना, इसे हम कहते हैं फेस। कि ये फेस है ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का। ठीक है, टॉपिक का नाम फेस ऑफ एसी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों को लिहाज से बात करते हैं। ठीक है, बाज़ वक़्त हम एसी का वर्ड यूज़ करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट तो होता ही है, लेकिन हम साथ वोल्टेज का जिक्र भी कर देते हैं। जब आपसे वैसे डेफिनेशन पूछी हो फेस ऑफ एसी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी, तो आप करंट और वोल्टेज दोनों का नाम लेके ही बता देना। तो फेस ऑफ एसी से मुराद है कि ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो एंगल इस्तेमाल करते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू मेगा टी, उसे हम कहते हैं फेस ऑफ एसी। फेस ऑफ एसी जो बेसिकली एंगल होता है बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द कॉइल ऑफ एसी जनरेटर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब बेटा आपने सारी डायग्राम ही बना देनी है। डायग्राम में हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जब करंट या वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो होगी तो फेस ज़ीरो होता है, और जब पॉजिटिव पीक वैल्यू होगी तो फेस पाई/2 होता है। जब दोबारा ज़ीरो, फिर पाई, फिर नेगेटिव पीक पे 3 पाई/2 और फिर 2 पाई। यानी फेस एट पॉजिटिव पीक पाई/2 होता है, एट नेगेटिव पीक 3 पाई/2 होता है। और वैन वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज ज़ीरो होगी तो फिर फेस की वैल्यू क्या होगी, 0 पाई या 2 पाई होगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे फेस ऑफ एसी की डेफिनेशन पता होना चाहिए। फिर आपने इसका ये फार्मूला बाद में चाहे डिस्कस कर देना, या फार्मूला पहले लिख के बता दें, कोई इशू नहीं है। डायग्राम अब ये वाली बना के इसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर देना। अब फेस ऑफ एसी वाला टॉपिक जो है, इसको डिस्कस करने के बाद हमने फेस लैग और फेस लीड के बारे में डिस्कस करने हैं, जो बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। बेटा आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये दो वेव्स फॉर्म बनी हुई हैं, ये 1 और ये 2। यहाँ पे देखें पॉइंट ओ पे वेव 1 का फेस 0 है, तो वेव 2 का फेस भी 0 है। पॉइंट ए पे वेव 1 का फेस पाई/2 हो गया है, और पॉइंट ए पे वेव 2 का फेस भी पाई/2 ही है। पॉइंट बी पे दोनों का फेस दोबारा फिर क्या हो गया, पाई। कहने का मतलब ये कि हर पॉइंट पे दोनों वेव्स का फेस सेम आ रहा है। लिहाजा हम कहेंगे यहाँ पे वेव 1 और वेव 2 दोनों इन फेस हैं, यानी इनमें ना कोई लीड कर रहा है ना लैग कर रहा है। ठीक है, एट एवरी इंस्टेंट फेस ऑफ बोथ वेव इज सेम। लेकिन अगर मैं इस तरह वेव फॉर्म बना रहा हूँ तो बेटा यहाँ पे वेव 1 और 2 मैंने ड्रॉ जो किए हैं, पॉइंट ओ पे वेव 1 का फेस क्या है, पाई/2, और वेव 2 का फेस क्या है, 0। पॉइंट ए पे वेव 2 का फेस पाई/2 है, लेकिन वेव 1 का फेस पाई है। यानी कि पॉइंट ओ पे भी वेव 1 का फेस जो वेव 1 का फेस वेव 2 से पाई/2 ज़्यादा है। पॉइंट ए पे जाके भी पाई/2 ज़्यादा ही है ना वेव 1 का। देखिए उसका पाई है, इसका पाई/2 है, तो पाई/2 ज़्यादा हुआ। पॉइंट बी पे जाके वेव 2 का फेस पाई है, लेकिन वेव 1 का 3 पाई/2 है, यानी फिर पाई/2 ज़्यादा। यानी हर पॉइंट पे यहाँ पे वेव 1 हम कह सकते हैं वेव 2 को लीड कर रही है बाई पाई/2, या हम कह सकते हैं उसमें फेस लीड पाया जा रहा है वेव 1 में वेव 2 के लिहाज से। हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे वेव 2 का वेव पाई/2 फेस लैग कर रही है वेव 1 से। अगर मैं अपने भाई से भर रहा हूँ तो मेरा भाई मेरे से छोटा ही है ना, इसलिए अगर वेव 1 वेव 2 को फेस लीड कर रही है तो वेव 2 वेव 1 को क्या करेगी, फेस लैग। यानी कि इफ अ वेव हैज़ फेस ग्रेटर देन अदर वेव एट एवरी इंस्टेंट देन इट विल बी इन फेस लीड। कि फेस लीड से क्या मुराद होता है कि जब किसी वेव का फेस दूसरी वेव के लिहाज से ज़्यादा होना हर पॉइंट पे, तो हम कहेंगे वो फेस लीड में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं वेव 1 वेव 2 को फेस लीड कर रही है और वेव 2 वेव 1 को फेस लैग। इस तरह एक और डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है, ये देखें यहाँ पे ये ट्रफ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सिग्नल। तो बेटा हम यहाँ पे पॉइंट ओ पे वेव 2 के फेस को यहाँ पे 0 की बजाय ना पॉइंट ओ पे 2 पाई भी कह सकते हैं। हम जब वेव को ट्रफ वाली वेव के साथ कंपेयर करेंगे ना, हमने इसको 2 पाई कह के चलना है, 0 2 पाई
भी हम कह सकते हैं। ठीक है, 360 डिग्री पे हम वापस उसी पॉइंट पे आ जाएंगे ना। देखें दायरा घूम के हम जब वापस आते हैं तो जीरो वाला पॉइंट ही 360 डिग्री वाला पॉइंट होता है। तो पॉइंट ओ पे वेव टू का फेस 2 पाई है, तो वेव वन का फेस हम 3 पाई/2 कहते हैं ट्रफ वाले पॉइंट को। तो यानी देखें यहाँ पे वेव वन लैग कर रही है वेव टू को पाई/2। ठीक है, पॉइंट ए पे जाके वेव टू का फेस पाई/2 है, हमने 2 पाई के बाद ना फिर पाई/2 पे जाने, नहीं हमने फिर 2 पाई से आगे फिर पाई/2, यानी 0 से 2 पाई के दरमियान ही हमने रहना है। तो पॉइंट ए पे वेव वन का फेस कितना है 3 पाई/2 के बाद 2 पाई आता है, लेकिन हमने यहाँ पे से 0 कह के चलना है। ठीक है, फिर पॉइंट बी पे वेव वन का फेस कितना है पाई/2, लेकिन इसका क्या है पाई, यानी हर पॉइंट पे आप देखें वेव टू लीड करी यहाँ पे पाई/2 और वेव वन यहाँ पे वेव टू को क्या करिए लैग। आसान लफ्ज़ों में आप बस ये ज़हन में रखो, अगर जब वेव शुरू हो रही है ना, अगर 0 से 1 और दूसरी क्रस्ट से स्टार्ट हो रही है तो क्रस्ट वाली लीड करेगी, दूसरी लैग करेगी। लेकिन अगर वेव एक 0 से स्टार्ट हो रही है, दूसरी ट्रफ से स्टार्ट हो रही है, तो ट्रफ वाली लैग करेगी और दूसरी क्या करेगी लीड। तो हमने इसी बात को समझाने के लिए इसको 0 की बजाय 2 पाई कह के चल रहे हैं, ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए वाकई ये लीड कर रही है। और 3 पाई/2 के बाद हमने इसे 0 कह के चलना है। ठीक है, और इसको 2 पाई के बाद हमने इसको, यानी इंटरेक्ट नहीं हम 0 ही कह रहे हैं, लेकिन हम 2 पाई क्यों कह रहे हैं, ताकि हम इस बात को जस्टिफाई कर सकेंगे वाकई इसको ये लीड कर रही है। फिर हमने आगे पाई/2 पाई इस तरह आगे ऑनवर्ड चलना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको आगे मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन समझाता हूँ तो फिर समझ आ जाएगी। तो ये फेस लैग की डेफिनेशन में आगे मैंने बताई कि इफ अ वेक्टर हैज़ फेस लेस देन अदर वेव एट एवरी इंस्टेंट देन इट विल बी इन फेस लैग। तो फेस लीड में आप ये डायग्राम शो करवा देना, फेस लैग में आप ये, अगर दोनों की डेफिनेशन आपसे पूछते हैं आप चाहो तो फेस लीड फेस लैग की डेफिनेशन बता के एक ही डायग्राम के जरिए भी बता सकते हो कि यहाँ पे वेव वन लैग फेस लैग में है वेव टू के लिहाज से, एंड वेव टू इज़ इन फेस लीड विद रिस्पेक्ट टू वेव वन। या चाहे आप इसके साथ बता दें कि वेव वन फेस लीड करिए वेव टू को और वेव टू फेस लैग करिए वेव वन को बाई पाई/2। ठीक है बेटा, अब अगली बात जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, ये पूरा चैप्टर अब इसी पे चलना है, तकरीबन इसका जिक्र बार बार आना है। बेटा ये देखें, ये मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव करंट है, मैंने इसके मुख्तलिफ पॉइंट शो करवा दिए आपको कि पॉइंट O A B C D E F G H, ये मैंने डिफरेंट पॉइंट शो करवाए हैं। इसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू नेगेटिव, मैं इसी ऑल्टरनेटिव करंट को वेक्टर के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसके लिए मैं जो वेक्टर यूज़ करूँगा ना, उसकी लेंथ इस करंट की पीक वैल्यू यहाँ RMS वैल्यू की इक्वल होगी। और जब मैं इस करंट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा तो मैंने उस पर एरो लगाना है। वैसे करंट स्केलर है, लेकिन यहाँ पे हम एरो लगाते हैं या बोल्ड करते हैं। और जब मैं इस करंट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैंने उस वेक्टर को सर्कल में घुमाना होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें आपको याद है सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी हमने सर्कुलर मोशन के जरिए डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे वेक्टर यानी एक लाइन को सर्कल में घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और हमने इसको इस तरह घुमाना होता है कि जितनी देर में ये सिग्नल का एक साइकिल कंप्लीट होगा ना, इतनी देर में वो वेक्टर जो इस वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका एक चक्कर क्या होगा कंप्लीट। अब जब ये सिग्नल पॉइंट O पे है, यानी जब उसमें करंट की वैल्यू जब 0 है तो वेक्टर हॉरिजॉन्टल होगा। तो अगर आप इसका साया डायामीटर पे ड्रा कर दो सेंटर में बनेगा, यानी साये की लेंथ 0 होगी सेंटर के लिहाज से, यानी करंट 0 ही होगा। अब जो हम टाइम बढ़ने के साथ पॉइंट O से A की तरफ जाएंगे तो वेक्टर यूँ एंटी क्लॉकवाइज मूव करता जाएगा, यानी ये पॉइंट A जो यहाँ पे है वो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। और यहाँ पे इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन हम ड्रा करें, यानी यहाँ से हम डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं डायामीटर पे, तो जिस पॉइंट को कट करेगी ना उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस क्या बताएगी इस करंट की पॉइंट A पे वैल्यू। अब जो हम पॉइंट O से B की तरफ जाएंगे ये वेक्टर यूँ एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ जाता जाएगा। जब हम पॉइंट B पे जाएंगे तो पॉइंट B पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू ना, यानी पीक वैल्यू, तो देखें जब पॉइंट O से हम B पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे देखें इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन डायामीटर पे होगा वो रेडियस के बराबर है और वो पीक वैल्यू ही है। और जब हम करंट पॉइंट C पे पहुँचाएंगे तो वेक्टर इस तरह पॉइंट C पे पहुँच जाएगा। तो देखें यहाँ पे करंट की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, तो आप देखें यहाँ पे भी जो इसका साया डायामीटर पे होगा वो नीचे मूव करना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसका साया ड्रा करें ऑन दी डायामीटर पॉइंट A के लिए तो इस तरह मैं ड्रा करूँगा ना, ठीक है, कि अगर मैं पॉइंट A का डायामीटर ड्रा करता हूँ तो मैं इस तरह ड्रा करूँगा।
पॉइंट सी का ड्रा करता हूँ डायामीटर, तो इस तरह ड्रा करूँगा। तो आप देखें जो पॉइंट सी पॉइंट बी से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका साया भी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और जब मैं पॉइंट डी पे पहुंचूंगा तो जो वेक्टर है पॉइंट डी पे पहुंचेगा। देखें इधर करंट की वैल्यू जीरो है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी जीरो हो जाएगा, उसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगी जीरो। जब हम पॉइंट ई पे पहुंचेंगे यहाँ पे पहुंच जाएगा। जब एफ पे पहुंचेंगे यहाँ पे देखें पॉइंट ई पे इसकी वैल्यू नॉन जीरो है ना, तो देखें इसका साया ड्रा करें वो भी नॉन जीरो है, जीरो से लेके, और वो नेगेटिव में यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इधर भी देखें इसका प्रोजेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस में बनेगा। और जब हम पॉइंट जी पे पहुंचेंगे हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, और जब इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो हम वापस यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो ये देखें जब हमारे पास एंगल जीरो हो गया है, वेक्टर का एंगल जीरो है, तो उसे हम 360 भी कह सकते हैं ना, इसलिए मैंने पिछले टॉपिक में 2 पाई को जीरो कहा है। और यहाँ पे जब ये पॉइंट बी को हम कहते हैं ना यहाँ पे फेस पाई/2 है, तो हम इस डायग्राम के लिहाज से भी कह सकते हैं यहाँ पे फेस बेसिकली वो एंगल है जो वेक्टर बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यानी हम यहाँ पे एंगल, ये भी तो कहते हैं ना वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है कॉइल की एसी जनरेटर की, हम ये भी कह सकते हैं वेक्टर का एंगल है विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस 90 डिग्री, जो हम जिसे हम फेस कह रहे हैं। तो ठीक है, तो फेस हम यहाँ पे इस वेक्टर के एंगल को भी कहते हैं विद एक्स एक्सिस, यहाँ वेलोसिटी ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम इसी डायग्राम के लिहाज से चलते हैं। और मैं जब कहता हूँ यहाँ पे फेस पाई है, मतलब कि यहाँ पे वेक्टर का एंगल एंटी क्लॉकवाइज विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस 180 बन रहा है। अब यहाँ पे ना वेक्टर को हम जब ड्रॉ करते हैं तो उसको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे ये हमारे पास 3 कंडीशन है कि वेक्टर के जरिए हम किसी भी साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए 3 कंडीशन है। पहली है कि लेंथ ऑफ द वेक्टर लाजमी बराबर होनी चाहिए पी की या आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के। दूसरा, ये वेक्टर जब हॉरिजॉन्टल होगा तो वैल्यू ऑफ करंट जीरो होगी और फिर वो इंक्रीज करती है पॉजिटिवली जो करंट वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और तीसरा ये कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए किसके, वे जो एट्स यानी वेक्टर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी से मुराद एंगुलर वेलोसिटी ही है, यानी आसान लफ्ज़ों में जितनी देर में इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा उतनी देर में वेक्टर का एक रोटेशन क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो बाकी यहाँ पे आज का टॉपिक मैं यहाँ पे ही कंप्लीट कर रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह मैं कल के लेक्चर में डिस्कशन करूँगा। अल्लाह हाफिज़।